दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकला है तो उस गाड़ी को पुलिस रोकती है, उससे पूछताछ करती है कि जब लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो वो कहां जा रहा है। और जब वो अपनी पहचान को बतलाता है, आइडेंटिटी कार्ड दिखलाता है, तो उसे जाने दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मरीज को अस्पताल ले जा रहा है प्राइवेट गाड़ी में, तो भी उससे रोककर पूछताछ होती है। हवाला दिया जाता है लॉकडाउन का, हवाला दिया जाता है कर्फ्यू का, और हवाला दिया जाता है जब कोविड है, ऐसी अवस्था में वो क्यों निकला है। इतना ही नहीं, अगर किसी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर है और अगर किसी गाड़ी में किसी का शव ही कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी से शमशान घाट ले जा रहा है, तो भी उससे रोककर पुलिस पूछताछ जरूर करती है। और सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए, उनकी मुश्किल हालात को जानते हुए फिर उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन दिल्ली के भीतर सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे पर एक स्टिकर चिपका हुआ है, और उस स्टिकर को देखकर कोई पुलिस वाला उस गाड़ी को रोकता नहीं है, क्योंकि वह स्टिकर मौजूदा वक्त में दिल्ली के भीतर पहचान है एसेंशियल सर्विस, यानी आवश्यक सेवा का। और यह एसेंशियल सर्विस है क्या? यह ना तो अस्पताल से जुड़ी हुई है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर से, और ना ही शवों को ले जाने की परिस्थिति से जुड़ी है, और ना ही कोविड बीमारी या महामारी से लड़ने के दौरान जिस तरीके से जिन्हें जरूरत चाहिए उनके परिजन जो भटक रहे हैं उससे भी जुड़ी हुई नहीं है। यह एसेंशियल सर्विस जुड़ी हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। जी, दिल्ली के बीचों बीच तकरीबन 3.5 किलोमीटर के रेंज में जो खुदाई चल रही है, जहां पर संसद भवन बननी है नई, जहां पर प्रधानमंत्री का घर बनना है नया, जहां पर उपराष्ट्रपति का घर बनना है नया, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है बिल्कुल नया, जहां पर अलग अलग तरीके से तमाम सांसदों के दफ्तरों का निर्माण होना है बिल्कुल नए तरीके से, और राजपथ से लेकर जनपद तक के भीतर, जमीन के भीतर भी एक नई परिस्थितियों के साथ लाइटनिंग होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, पानी होगा, फव्वारा होगा, हरी भरी स्थितियों को वहां पर निर्मित किया जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट्सों को सामने किसी भी हालत में 2022 और 2024 दो डेट के तहत पूरा करना है। तो इस वक्त इस देश के भीतर में यही एसेंशियल सर्विस है। अब इसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा बड़ा सवाल है कि सारे काम तो अपने तर्ज पर चलने चाहिए, फिर इसे रोका क्यों जाए। अस्पताल अपनी जगह है, इलाज अपनी जगह है, महामारी से संघर्ष अपनी जगह है, नई संसद भवन भी अपनी जगह है, और काम रोके तो नहीं जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज इस देश की परिस्थितियों के भीतर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उन मानदंडों को आप समझ लीजिए जिसके जरिए समझ पाएंगे कि इस देश की प्राथमिकता क्या है। क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीचों बीच एक संवैधानिक हॉल भी बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा दिखाई जाएगी। और सही मायने में जो हालात इस वक्त दिल्ली के भीतर हैं, जो हालात देश के भीतर हैं, उसमें लगता कुछ ऐसा ही है कि संविधान अब किताब की बात हो गई, या किताब की बात की जा रही है, उसे उसमें तब्दील कर दिया गया, उसमें लिखे शब्दों का महत्व खत्म कर दिया गया है। वी द पीपुल शब्द गायब हो गया है, यानी नागरिक शब्द गायब होने के बाद लोकतंत्र कैसे चलता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका जीता जागता प्रमाण है। इस देश के भीतर में आईएमए कहता है, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है, हवा के भीतर में वायरस चल रहा है। स्थिति इतनी नाजुक है कि घरों में भी आपको मास्क लगा के रहना होगा, लेकिन खुले हवा के भीतर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मजदूर काम कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस इजाजत देती है 180 गाड़ियों की कि इन्हें कोई नहीं रोकेगा, और जब यह जानकारी उनसे पूछी जाती है कि आपने इजाजत क्यों दे दी, तो वह जानकारी देते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके नियम कायदे कहते हैं कि अगर कोई निर्माण हो रहा है और निर्माण स्थल पे ही मजदूर रहता है तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता है। तो हमने इजाजत दे दी, लेकिन जब इजाजत मांगी गई तो उस इजाजत पत्र में इस बात का जिक्र था कि दरअसल एक बस भी जाएगी और कई बसें जाएंगी जो मजदूरों को अलग अलग जगहों से लेकर आएगी
और यह निर्माण कार्य बहुत जरूरी है देश के लिए, तो आप इसमें इनको एक नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए। उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दे दिया। तो हमें लगता है कि आज सिलसिला कहां से शुरू किया जाए? क्या इस बात से शुरू किया जाए कि इस देश की प्राथमिकता क्या है, और इस देश की प्राथमिकता के भीतर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 9,971 करोड़ से हुई थी। 971 करोड़ से बढ़ते बढ़ते यह शुरुआत में ही चीजों को आगे फरलांग दर फरलांग मारते चला गया। उसके बाद शुरुआत में 971 करोड़ का जिक्र जो था वो सलाह देने भर का जिक्र था। जिनसे हम लोग सलाह लेंगे वो आर्किटेक्ट होंगे, वो अपने तरीके से निर्माण कार्य को बताएंगे। उसके बाद ये 9,071 करोड़, फिर 13,400 करोड़, फिर वो लगभग 15,000 करोड़, फिर वो धीरे बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ तक ये प्रोजेक्ट पहुंच गया है। इस रकम को अपने जहन में रखिए और अब जरा असल खेल को समझिए। इस देश की प्राथमिकता के भीतर में क्या वाकई कुछ भी दूसरी चीज नहीं आती है? आप कहेंगे दूसरी चीजों के लिए सरकार काम तो कर रही है, क्या मुश्किल है आपको? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक लिस्ट बतलाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे इस देश की प्राथमिकता इस सरकार के लिए क्या है। हमें लगता है आज तुलना इस देश के भीतर में एम्स से ही करनी चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस देश के भीतर में 23 एम्स बनाए जा चुके हैं, सरकारी फाइलों में हो सकता है। सबसे पहला एम्स जो बना था 1952 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1956 में बनकर तैयार हो गया था। यह दिल्ली का एम्स है जो सही मायने में फुल फ्लेजेड आज काम करता है। प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, जितने भी वीआईपी हो वहीं पर इलाज के लिए जाते हैं। उसके बाद से इस देश के भीतर में एम्स नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी आए 2003, प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने 6 एम्स का ऐलान किया। 9 महीने के भीतर उनकी सत्ता चली गई और उन 6 एम्स को पूरा मनमोहन सिंह सरकार ने किया। 2012 तक दिल्ली के अलावे भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर में, पटना में, रायपुर में, ऋषिकेश में एम्स बन गए। और उन्होंने एक एम्स रायबरेली का जिक्र किया जो 2009 में जिसका ऐलान किया गया। 2012-13 में वहां पर सोनिया गांधी ने जाकर फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन वह एम्स भी आज तक पूरी तरीके से तैयार मोदी सरकार नहीं कर पाई। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 15 एम्स का ऐलान किया, उसमें से एक भी एम्स ऐसा नहीं है जो पूरा हो गया हो। कहीं पे क्लासेस चलती है एमबीबीएस की सिर्फ, कहीं पर ओपीडी चलता है सिर्फ, कहीं पे ये दोनों चलते हैं, कहीं पे निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं पर पैसा बजट नहीं की इजाजत नहीं है, सबका बजट बढ़ गया है। सारी परिस्थितियों को लेकर आपके सामने आए, दोबारा लौटे आइए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि हम एम्स के खाके को आपके सामने रखे कि इस देश की प्राथमिकता में क्यों एम्स तक नहीं है लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इस लेटर को देखिए, जिस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमको इजाज़त दीजिए किसी भी हालत में कि दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को मूवमेंट पास की इजाज़त मांगी गई और उनसे कहा गया कि आप हमको मूवमेंट की इजाज़त दीजिए। 180 गाड़ियों की इजाज़त उन्होंने 16 अप्रैल को तत्काल दे दी। उसके बाद 19 तारीख को पत्र एक दूसरा गया, कहा गया कि एसेंशियल सर्विस कैटेगरी में इसको रखा जाए, तत्काल इसकी इजाज़त दे दी गई। तो इन 2 पत्रों को पहले देख लीजिए और उसके बाद हम आपके सामने असल तथ्यों को रखना शुरू करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे इस देश की प्राथमिकता के भीतर में सेंट्रल विस्टा है, इलाज नहीं है, मरीज नहीं है, नागरिक नहीं है, एम्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। जरा पहले इस लेटर को देखिए। यह 16 अप्रैल को लिखा हुआ पत्र है मूवमेंट पास के लिए, और इसमें बकायदा इजाजत मांगी गई है कि बस सराय काले खां से मजदूरों को लाने और ले जाने की इजाजत चाहिए। रात में भी काम होगा, वीकेंड में भी काम होगा, जिस वक्त लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा रहेगा। और इसके बाद दूसरे पत्र को देखिए जिसमें एसेंशियल सर्विस में तब्दील करने के लिए इजाजत ली गई, और पहला यह पत्र है जिसकी इजाजत 30 अप्रैल तक के लिए दे दी गई। इसके बाद मई के महीने में दूसरा पत्र भी लिखा गया जिसकी इजाजत भी 30 मई तक दे दी गई है कि आपको इजाजत है, यह एसेंशियल सर्विस के मातहत आता है। और मजदूरों की आवाजाही जो अलग अलग जगहों से इन जगहों पर हो रही है,
हर जगह पर लगभग 25 से 30 मजदूर काम करते हैं। 6 जगहों पर कार्य चल रहा है, 3 जगहों पर अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है और कुल मिला के लगभग 200 से 300 मजदूरों की मौजूदगी इन जगहों पर रहती है। 2 शिफ्ट में जो काम करते हैं उनको दिहाड़ी के तौर पर 600 रुपए मिलते हैं। 3 शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों को 500 रुपए दिहाड़ी के तौर पर। तो पत्र में बाकायदा इजाजत मांगी गई, इस बात की इजाजत मांगी गई कि मजदूर यहां पर काम करते रहें, गाड़ियों की आवाजाही होती रहे। और जब हमने जानकारी हासिल की कि यहां पर कितनी बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं, उनको कितना पैसा दिया जाता है, तो प्रतिदिन 500 और 600 रुपए 2 कैटेगरी हैं जहां पर मजदूरों को प्रतिदिन वेतन मिलता है। प्रतिदिन यानी दिहाड़ी के तौर पर उन्हें रखा गया। और जो मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में, इसमें बंगाल के मजदूर भी हैं, जौनपुर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जौनपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, यहां के मजदूर काम करते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मजदूर काम यहां पर करते हैं। और ये पूरा जो है CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मातहत ये काम चल रहा है। इसमें जिन्हें इजाजत दी गई है उसमें HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ये दरअसल आर्किटेक्चर जिन्होंने क्रिएट किया है, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके अधिकारियों को इजाजत है यहां आने जाने की। MTNL के वर्कर्स जो अंडरग्राउंड वायर्स निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, उनके वर्कर्स को यहां पर इजाजत है आने जाने की। कुल मिला के 500 वर्कर्स की आवाजाही यहां पर लगातार बनी रहती है और ये 12 घंटे की शिफ्ट होती है जो काम करते हैं। और इस दौर में जब लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई तो कुछ मजदूर जरूर कम हो गए, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा का जो पूरा दिल्ली के बीचों बीच स्ट्रेस है, उसमें जो काम हो रहा है वो जमीन के ऊपर भी काम हो रहा है और जमीन के नीचे भी काम हो रहा है। इन सब के बीच IMA ने एक लेटर सरकार को लिखा। उन्होंने कहा कि जो छोटे और मध्यम अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन नहीं है, यह प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जो हवा में वायरस फैल गया है उससे दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले लोगों को कोविड हो सकता है और आपने जब लॉकडाउन लगाया है तो मजदूरों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। घर में भी मास्क लगा पाने की परिस्थितियों तक का जिक्र किया और IMA ने अपने तौर पर, जिनके साथ इस देश के तकरीबन 3.5 लाख डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी कि पहली वेव में तकरीबन IMA से जुड़े हुए 756 डॉक्टरों की मौत हुई थी। आप तब भी नहीं चेते थे और इस वक्त 146 डॉक्टरों की मौत सेकंड वेव में हो गई है, आप फिर भी नहीं चेत पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि एक्चुअल डेथ्स जो हो रही है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपने जिस तरीके की व्यवस्था कर रखी है, जो कोविड के तहत मरेगा उसमें परिजन उसे देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है शमशान घाट तक ले जाने में, शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने तक की मुश्किल है। लेकिन बाकी जगहों पर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काम कर रहा है वहां पर कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि वह एसेंशियल सर्विस में है। ये सारी चीजें एसेंशियल सर्विस में डालकर और लोगों के अनुकूल परिस्थितियां आपने पैदा नहीं की हैं, तो इसलिए जितनी मौतें हो रही है उसका सही आंकड़ा भी आपको पता नहीं है। इतना ही नहीं, अब यह किस रूप में गांवों तक फैल गया और अलग अलग राज्यों के ग्रामीण इलाकों की परिस्थितियां नाजुक हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल विस्टा एसेंशियल सर्विस में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर मना कर दिया, हम सुनवाई नहीं करेंगे। हाई कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है, तो हमें लगता है हाई कोर्ट अब इन परिस्थितियों को समझने की इसलिए भी कोशिश करेगा कि हमारी देश की प्राथमिकता क्या है। आपको यहां पर एक जानकारी और दे दे, उत्तर प्रदेश में MBBS के जो 4th ईयर के जो छात्र, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, वह अब कोविड के बीच में काम करने की उनको इजाजत है और उनका एक मानदेय भी तय किया है सरकार ने। वो मानदेय है 300 रुपए। सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूरों का मानदेय है, प्रतिदिन दिहाड़ी है 600 रुपए। सब कॉन्ट्रैक्टर कितना ले जाता होगा, कौन कितना ले जाता होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस देश में जो कल डॉक्टर बनेगा उसको आप इस महामारी के दौर में काम करने के लिए प्रतिदिन 300 दे रहे हैं, सेंट्रल विस्टा में 600 दे रहे हैं। दोबारा लौटिए इसी प्रोजेक्ट को लेकर जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को जैसे ही आप देखना शुरू कीजिएगा, आपके जहन में कई सवाल निकल कर आएंगे कि इतने मजदूर जब काम कर रहे हैं, इसमें इंजीनियर भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी है और मजदूर भी हैं। ये सभी दिल्ली के 4 इलाकों से आते हैं जिन्हें बाकायदा बस
लेने जाती है, लेकर आती है। कुछ बड़े अधिकारी जनपद के नज़दीक जो कुछ होटल्स है वहां पर रुके हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों की जो हमें जानकारी मिली, इसमें अलग अलग जगहों पर जो लोग रुके हुए हैं उसमें खास तौर से सराय काले खां है, जो कि इस निर्माण स्थल से तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर की दूरी पर है। करोलबाग का इलाका है जहां पर कुछ मजदूर और कुछ इंजीनियर्स रह रहे हैं, वो तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। निजामुद्दीन का इलाका है जहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण स्थल है जहां पर काम चल रहा है। कीर्ति नगर और पुरानी दिल्ली, इन दो जगहों पर भी मजदूर को मजदूर, कीर्ति नगर, मोती नगर, रमेश नगर, इन इलाकों में भी मजदूर रहते हैं जहां से इनको लाया जाता है, और इसके अलावे पुरानी दिल्ली से लाया जाता है। तो इन 5-6 जगहों से लोगों को, मजदूरों को लाया जाता है। उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर्स हैं। ये सारे लोगों की आवाजाही लगातार चलती है। इनके लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था होती है वह भी गाड़ियों से आवाजाही की जाती है। और ये पूरा काम जो है शाहपुरजी पालनोजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया। ये कोई आज की कंपनी नहीं है, 150 बरस पुरानी ये कंपनी, अच्छी कंपनी है, दुनिया में इसका नाम है, लिस्टेड कंपनी है। फोर्ब्स पत्रिका में इसकी जानकारी आती है कि इसके कितनी कमाई है, किस रूप में कमाई है। लेकिन सवाल फिर दोबारा इसी का है कि दिल्ली के भीतर दिल्ली पुलिस और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने किस आधार पे इनकी इजाजत दे दी, जबकि मेडिकल एसोसिएशन जो खतरे बता रहा है और दिल्ली सरकार जिसमें मुख्यमंत्री भी है और एलजी भी है, वो जिस लिहाज से लॉकडाउन कर रहे हैं, मेट्रो तक बंद कर दी गई, लेकिन इनकी गाड़ियों की आवाजाही जारी है और 180 गाड़ियों की इजाजत इस दौर में इनको ट्रैवल के लिए दी गई। दूसरा बड़ा सवाल था कि क्या इस दौर में ग्रीनरी खत्म कर दी गई, जो कि ग्रीनरी बहुत जरूरी है ऑक्सीजन के लिहाज से भी और किसी भी वायरस के ना फैलने देने की परिस्थितियों को लेकर भी। अपने तौर पर जानकारी दी गई जो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी साहब, उन्होंने कहा जी नहीं, हम लोग लगभग ग्रीनरी कवर जो कर रहे हैं वो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ग्रीनरी कर रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और लॉकडाउन पे जो वर्कर्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे जानकारी यह निकल कर आई कि वो साइट पर ही रहते हैं। साइट पर रहने वालों की संख्या लगभग 1 दर्जन मजदूरों के अलावे नहीं है। वह 1 दर्जन मजदूर भी जो रहते हैं वो दरअसल लुटियंस के दिल्ली के पार्कों में जो फूल लगाए जाते हैं और जो सैनिटेशन का कार्य होता है, जो वहां पर अलग अलग शौचालय, उनकी साफ सफाई की लिए मौजूदगी, वह लोग वहां पर रहते हैं। इस निर्माण कार्य से जुटे हुए नहीं रहते हैं। और यह निर्माण कार्य का रेंज कितना बड़ा है इसको इससे भी समझ लीजिए कि ये 50 फुटबॉल ग्राउंड जब आप मिला देंगे तो उस रेंज में ये आता है। लेकिन यह एसेंशियल सर्विस के मातहत आप लेकर आकर खड़े हो गए हैं। और इस देश के भीतर में दूसरी एसेंशियल सर्विस नहीं है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि निर्माण स्थल पर ही मजदूर रहेंगे, अनुमति दे दीजिए। फिर कहा गया कि गाड़ियों की इजाज़त इसलिए क्योंकि मजदूरों की लाने ले जाने की अनुमति हम आपसे मांग रहे हैं क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। दोनों चीज एक साथ चल रही है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। सामानों की आवाजाही बहुत जरूरी है, इसलिए 180 गाड़ियों की इजाजत की बहुत जरूरी है। और चूंकि हम लोग एक टारगेट लेकर चल रहे हैं जिसमें नवंबर 2021 तक एक हिस्सा तैयार होगा, मार्च 2022 तक दूसरा हिस्सा तैयार होगा और 2024 तक तो सब कुछ तैयार होकर आपके सामने चकाचौंध के साथ होगा। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, पीएम हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, राजपथ का रीडेवलपमेंट, इन सारी चीजों को फटाफट और तत्काल में कर लिया जाए। अब प्राथमिकता का जैसे ही जिक्र शुरू होता है हमको लगता है अब दोबारा आप लौटे आइए उस एम्स पर जिस दिशा में हम आपको ले जाना चाहते हैं। इस सरकार की प्राथमिकता ऐलान के साथ ही रही। 15 एम्स का ऐलान किया गया, लेकिन स्थिति क्या है इस देश के भीतर में एम्स की जरा यह समझिए। जिन 6 एम्स को मनमोहन काल में पूरा किया गया वो चल रहे हैं, दिल्ली का एम्स पूरे तरीके से चल रहा है। यानी सही मायने में इस देश के भीतर में सिर्फ 7 एम्स ही काम कर रहे हैं। बाकी की स्थिति क्या है? 7 एम्स ऐसे हैं जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है और ओपीडी चल रहा है। रायबरेली, गोरखपुर, मंगलागिरी, नागपुर, भटिंडा, बीवी नगर, कल्याणी, ये
7 जगहों में से नागपुर, भटिंडा और मंगलागिरी में इस बीच में कोविड को लेकर कोविड ट्रीटमेंट जरूर शुरू कर दिया गया। उसका जो आईपीडी होता है ओपीडी की तर्ज पर, उसको जरूर शुरू कर दिया गया। इसके अलावे प्राथमिकता में बाकी काम नहीं आए। सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है, यानी ओपीडी भी चालू उस रूप में नहीं हुआ है। उसमें आता है देवघर, बिलासपुर, गुवाहाटी, राजकोट और जम्मू के सांभा के इलाके में यह बनना है। जहां पर काम जारी है वो है अवंतीपुरा, जो कश्मीर का इलाका है, मनेठी, यहां पर तो वैकल्पिक जगह खोजी जा रही है, मदुरई, इसके लिए जापान से पैसा मंगाया जा रहा है कि वहां से एक कंपनी पैसा देगी तो उसके जरिए अब इसका कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजें तेजी से काम करेगी। और दरभंगा, ये 4 जगहों पर काम अभी भी चल रहा है। सवाल यह है कि आपकी प्राथमिकता है क्या, और आपकी प्राथमिकता के दायरे में यह क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और सभी के टारगेट जो लेकर चल रहे हैं आप, अब के टारगेट जो खासतौर से 2020 में जब कोविड शुरू हुआ उस समय जो टारगेट दिया गया, ये टारगेट आपको अगर जानना है तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। रायबरेली का टारगेट दिसंबर 2020, अभी भी काम अधूरा है। मंगलागिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, जून 2021, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नागपुर जून 2021, पूरा काम नहीं हुआ है। कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, जून 2021। भटिंडा, पंजाब में 2021 जून, ये सब टारगेट है। गुवाहाटी 2022 का टारगेट है। तो गोरखपुर 2021 जून का टारगेट है जब पूरा एम्स तैयार हो जाएगा। जो जम्मू का है वहां पर जनवरी 2023 तक का टारगेट है। दरभंगा सितंबर 2024 तक का टारगेट है। देवघर फरवरी 2022 तक का टारगेट है। राजकोट अक्टूबर 2022 तक का टारगेट है। बीवी नगर सितंबर 2022 तक का टारगेट है। फरवरी 2023 तक का टारगेट हरियाणा के मनेठी तक का रखा गया है। सवाल है कि जिस दौर में बीते 1 बरस में इस देश में सिर्फ इलाज की जरूरत है, सिर्फ दवाई की जरूरत है, सिर्फ वेंटिलेटर की जरूरत है, सिर्फ बेड की जरूरत है, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारी प्राथमिकता वहां से शिफ्ट हो गई। हमने सिर्फ एम्स की स्थिति को बताया है आपको, क्योंकि इसमें से इस 15 एम्स जहां पर काम चल रहा है उसमें 4 एम्स ऐसे हैं जिसके लिए पैसा सरकार के पास अभी है नहीं। 7 एम्स ऐसे हैं जहां पर पैसा दिया गया है लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया गया है। और इस बीच में चूंकि लगातार विलंब होते चला जा रहा है तो वह लगातार बढ़ते चला जा रहा है, उसका जो पैसा खर्च होना है। तो जब आप इन स्थितियों में आते हैं तो आपके भीतर फिर एक सवाल आएगा, यह सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया के तमाम विकसित देश हों या फिर गरीब देश हों, हमने जब उनका एवरेज निकालना शुरू हुआ, जिनको भी 1947 से पहले आजादी मिली थी या जो स्वतंत्र हुए थे अपना, जिनका संविधान है, एवरेज निकलकर यह आया कि लगभग उनकी जो इमारतें हैं जहां पर पार्लियामेंट चलती है उसमें अमेरिका भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें इटली भी है, उसमें जर्मनी भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड, इन सारी दुनिया भर के तमाम देशों को जब आप निकालना शुरू कीजिएगा तो भारत में संसद की इमारत जो है यह 1927 में खड़ी हुई। और कमोवेश हर देश में 1927 से पहले संसद की इमारत बनी हुई है, कहीं कहीं तो 150-200 साल पुरानी इमारत है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी इमारत पुरानी हो गई, हमें चकाचौंध दिखलाना है, बताना है। और इस नई इमारत का खर्चा कितना होगा, ये जो शुरू हुआ था कि अब 20,000 करोड़ तक पहुंच गया, तो ये 971 करोड़ से जो खेल शुरू हुआ था ये बढ़ते बढ़ते जब 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है, तो हमें लगता है कि ब्रिटिश काल में अगर चले जाइएगा 1921 में जब जॉर्ज पंचम ने यह डिसीजन लिया कि भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाए, उसके बाद ही ये लुटियंस की दिल्ली तैयार हुई। और पहले तो कहा जा रहा था कि शाहजहानाबाद में बनाएंगे, लेकिन उस वक्त के जो आर्किटेक्ट थे ब्रिटानी, जिसमें लुटियंस का नाम आता है, एडवर्ड लुटियंस थे, हार्वर्ड बेकर थे, इन्होंने रायसीना हिल्स को चुना। वही रायसीना हिल्स जहां पर अभी खुदाई हो रही है, वही राजपथ का इलाका जो उस समय हिल्स का हिस्सा था जहां अभी खुदाई हो रही है, उसको लेकर उस समय बजट रखा गया था 82.6 लाख, जो 83 लाख में पूरा हो गया। और इसको 6 साल का टारगेट था, 6 साल में पूरा किया गया।
लेकिन मौजूदा वक्त में बजट आपका बढ़ते चला जा रहा है, देश में लोगों से कोई राय मशविरा नहीं किया गया है और तमाम लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने के लिए और मूल प्रति संविधान की रखने के लिए एक बेहतरीन संविधान हॉल तक बनाने की तैयारी है। तो आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही निकल कर आता है कि जब इतनी बड़ी परिस्थितियों में इसको एसेंशियल सर्विस मानकर काम किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस देश के लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है क्या कि हवा में वायरस है। क्या ये गलत जानकारी है कि देश के भीतर में सरकार का ध्यान हेल्थ सर्विस पर है और वो प्राथमिकता ही नहीं है। ये देश सिर्फ संसद भवन से चलता है, प्रधानमंत्री निवास और वाइस प्रेसिडेंट के घर से चलता है, केंद्रीय सचिवालय से चलेगा और जो इमारतें हैं उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इन सारी परिस्थितियों को इसलिए क्योंकि सारे देश के काम ठप हो जाएं और एक नई परिस्थितियों के साथ दिल्ली जगमग करते हुए 2022 के बाद नजर आए और ये लॉकडाउन, ये वायरस और ये तमाम मुश्किल हालात इस देश के सामने 2022 तक तब तक बने रहेंगे जब तक ये एसेंशियल सर्विस का कार्य पूरा ना हो जाएगा। ये परिस्थिति हमें इसलिए बेचैन करती है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ब्लैक मार्केटिंग रोकना नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में जमाखोरी रोकना नहीं है। कालाबाजारी, जमाखोरी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मेडिसिन की हो रही है। डेथ की परिस्थितियां और डेथ वायरस से नहीं हो रही है, थोड़ा इसको समझिए। डिजीज से कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से की कमी से ज्यादा हो रही है। यानी हमारे पास हेल्थ सर्विस का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, लेकिन हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जो इस लोकतंत्र और संविधान को एक हॉल में सीमित करके रख दे। इस परिस्थिति में यह देश फंसा हुआ है क्या? तो जाहिर है अगर हमारा हेल्थ का बजट, आईएमए ने आखिरी बार कहा, अपने पत्र के आखिरी लाइन लिखी, हेल्थ बजट जीडीपी का 1% है, वह हेल्थ बजट कम से कम 8 से 10% होना चाहिए। लेकिन हमने निकाला इस दौर में, सरकार ने जो भी नए स्टेडियम बना दिए अपने नाम पर या इमारतों को नया तैयार करने की शुरुआत कर दी, या जिस भी तौर पर कहा गया कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आ जाएंगे, या फिर जिस तरीके से मूर्ति भंजन इस देश के भीतर में मूर्तियों को खड़ा करके नए तरीके से सोचा गया, किया गया, उस पूरे की पूरी रकम को मिला दीजिएगा तो भारत के हेल्थ बजट पे वो भारी पड़ जाता है। प्राथमिकता क्या है? लोगों की जरूरत मेडिकल है, लोगों की जरूरत हेल्थ सर्विस है, सरकार की जरूरत सेंट्रल विस्टा है। यही है इस देश का अनूठा सच। हमें लगता है हाई कोर्ट कल जब सुनवाई करेगा उन परिस्थितियों को समझेगा और शायद अपने सामने संविधान की एक कॉपी भी रख ले जिसकी शुरुआत वी द पीपुल से होती है, और तब वो सवाल करे अटॉर्नी जनरल से कि जनाब यह तो बताइए, नागरिक महत्वपूर्ण है या इमारत महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।